इतिहास वस्तुतः बीते हुए समय में घटित घटनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तब उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने पूर्वजों के किए गए कार्यों का अगर मूल्यांकन न करें तो हम अपना भविष्य सही बना नहीं सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों के गलतियों को भी देखना होगा, उनके उपलब्धियों को देखना होगा और पुनः जो जिस ऊंचाई तक हमारे पूर्वज आज हमें यहाँ तक पहुँचा चुके हैं और हम आगे के जनरेशन को हम अपने पूर्वजों के की गई गलतियों को हम पुनः ना दोहराएं, ये हमें इतिहास बताता है। आज मानव आज यहाँ तक जो विकास किया है वह प्रकृति द्वारा दी गई संसाधनों के कारण। तो प्रकृति में संसाधन क्या है? जो प्रकृति में उपलब्ध सभी चीज़ें जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हम उसे उपयोगी बना लेते हैं उसे ही हम संसाधन कहते हैं। प्रणाम आप सभी को। मैं निखिल प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल के पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। आज के हमारे गेस्ट हैं अशोक सर, जो कि एसएसटी के शिक्षक हैं और विगत 30 वर्षों से 3 दशकों से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास अशोक सर पिछले 1.5 दशक से 15-16 सालों से हैं और लगातार अपने योगदान दे रहे हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सर, आपका प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं सर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एसएसटी लोग कहते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में रुचि नहीं आती है। सर एक ऐसे शिक्षक हैं जो एक ऐसे व्यक्ति का भी मन इस सब्जेक्ट में लगा सकते हैं जो कि ज़बरदस्ती पढ़ना नहीं चाहता हो कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है, वैसे बच्चे भी सर की बातों को इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं। उसका उदाहरण आपको तुरंत साक्षात होने वाला है। मैं सर से कुछ सवाल करूँगा। सर, मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ और बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से आपकी बातें समझ में आती हैं। खैर मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं बात कर पाऊँ। मैं सर कुछ सवालों के साथ आया हूँ, चूँकि आप हमारे शिक्षक हैं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं कहीं गलत हो जाऊँ, इसलिए मैं राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके सामने। कोई दिक्कत सर नहीं। जी, मैं सर चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से शुरू करने से पहले सर, मैंने तो अपना परिचय आपका परिचय जो मैं जानता था उसके हिसाब से दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपना परिचय स्वयं दें दर्शकों को। नमस्कार। आरएस का मैं एक शिक्षक हूँ और सामाजिक अध्ययन को मैं बच्चे को देता हूँ। इस सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल और सिविक्स की पढ़ाई होती है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों में कोई तुलना नहीं है। विज्ञान अपने जगह उसकी महत्ता है और सामाजिक विज्ञान की अपनी जगह महत्ता है। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज समाज की क्या दशा है सब कुछ जानते हैं। अगर हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को भली भांति समझ सके और उसका प्रयोग कर सके तो मैं समझता हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी और पीड़ित नहीं होगा। तो सामाजिक विज्ञान हमें अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने भूत और भविष्यों के बारे में, इन सब पर प्रकाश डालता है। हमारे पूर्वज क्या थे और उन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उनसे क्या गलतियां हुई, ये हमें इतिहास बताता है। भूगोल हमें हमारे देश के, विश्व के किसी भी दिशाओं में जो उपलब्ध है उन्हें हम कैसे जान सके, पहचान सके, उनका कैसे हम उपयोग कर सके अपने समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए, ये हमें भूगोल हमें समझाता है। रही बात सिविक्स की, तो ये सबसे अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज समाज में हर ओर जिधर देखता हूँ कला है, युद्ध है, तो ये सबके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। और सबसे बड़ी बात है कि मानव, संसार के सभी मानव सभी एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम भारत के लोग, हम विश्व को अपना कुटुंबकम मानते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग अपने अपने दायरों में सिमट चुके हैं और मैं दुनिया को अपने ही चश्मे से देखना चाहता हूँ, जो कि कतई उचित नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की जब तक बात सारे संसार को नहीं हम बता पाएंगे तब तक ये संसार सुखी नहीं होगा और दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। सामाजिक अध्ययन में हम प्रजातंत्र की बात समझाते हैं, अधिकारों की बात समझाते हैं। अर्थशास्त्र में बजट क्या है उसके महत्व को हम
अपने विद्यार्थियों को समझाते हैं। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए आय की ज़रूरत होती है। तो अच्छा परिवार वही माना जाता है, अच्छा देश वही माना जाता है जो अपने आय और व्यय को अच्छी तरह समझे और अपने संसाधनों का उपयोग करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है बहुत ही व्यापक है और सभी विद्यार्थियों को इसमें रुचि लेकर पढ़ना चाहिए। हम अगर कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा मानव बने, और मानव जब हम अच्छा बनेंगे तभी हम अपने देश का, अपने परिवार का और पूरे मानव समाज का हम कल्याण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि एक शिक्षक से जब आप उनका परिचय पूछते हैं, उस शिक्षक अपने सब्जेक्ट का परिचय बताते हैं। ये प्रेम जो है ना, ये जो लगाव है एक शिक्षक का, कि आप पूछें उनके बारे में, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अगर हम धरती पर हैं और हमारा अगर कुछ अस्तित्व है, जैसे सर ने कहा ना कि हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम माने, वैसे ही सर को लगता है, या फिर सर नहीं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी अपने आप को जिन्होंने पढ़ाई को समर्पित कर दिया है, उनसे आप जब भी बात करेंगे ना, वो अपने ही सब्जेक्ट को और अपनी चीज़ों को रखते हैं अपने सामने, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और आगे बढ़ते हुए सर मैं अपने पहले सवाल को सर आपके सामने रख रहा हूँ। बचपन में भी हमने ये सवाल आपसे किए हैं और अब थोड़ा अलग लेवल पे ये सवाल आएंगे सर, आप जवाब दें। सबसे पहले एक सवाल का तो जवाब आपने पहले ही दे दिया। जब मैंने आपका परिचय पूछा तो आपने एसएसटी का परिचय दे दिया कि एसएसटी क्या है और क्यों पढ़ाया जाता है। अब सर इसमें आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि सर इतिहास क्या है, इसको जानना क्यों जरूरी है, क्यों जानना चाहिए इतिहास? इतिहास वस्तुतः बीते हुए समय में घटित घटनाओं का अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जब हम करते हैं तब उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने पूर्वजों के किए गए कार्यों का अगर मूल्यांकन न करें तो हम अपना भविष्य सही बना नहीं सकते हैं। हमें अपने पूर्वजों के गलतियों को भी देखना होगा, उनके उपलब्धियों को देखना होगा, और पुनः जो जिस ऊंचाई तक हमारे पूर्वज आज हमें यहाँ तक पहुँचा चुके हैं, और हम आगे के जनरेशन को हम अपने पूर्वजों के की गई गलतियों को हम पुनः ना दोहराएं, ये हमें इतिहास बताता है। सर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का वो जो प्रीफेस होता है ना एनसीईआरटी के ऊपर, जो आमुख जिसे कहते हैं, जी। मैं वो पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि विद्यार्थियों को, बच्चों को इतिहास को ऐसे पढ़ाया जाए जिससे वो रिलेट कर पाएँ, मतलब उनको समझ में आ सके ये चीज़ें, उनको बोरियत ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि मुझे ये किताबी नॉलेज थोपा जा रहा है। तो अशोक सर ऐसा क्या करते हैं कि उनके बच्चों को इतिहास याद हो जाता है कि हाँ कौन से सन में कौन सी लड़ाई हुई थी? इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए जी पहले हमें घटनाओं का पूर्ण विवरण जानना जरूरी है, जी और हर घटनाओं के साथ समय जुड़ा होता है। जी तो कौन सा घटना पहले हुई है, बाद में हुई है, वह इतिहास के माध्यम से हमें दो तिथियों को हमारे इतिहासकारों ने इसे बताया है। एक है बीसी और दूसरा है एडी। जी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है कि क्राइस्ट के बाद या क्राइस्ट के समय जो घटना घटी है। तो इतिहास को हम इन्हीं कालखंड में रखकर हम इतिहास को जानते हैं। ऐसे तो इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के भी पहले एक और इतिहास है जो जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे हम प्री हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। प्री हिस्ट्री में हम पाषाण काल में किए गए हमारे पूर्वजों द्वारा उन्होंने कैसे जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस तरह उन्होंने प्रकृति के साथ संघर्ष किया और अपने आप को आगे बढ़ाते गए, किस तरह कृषि का विकास हुआ, किस तरह सामाजिकता का विकास हुआ, उसे हम प्री हिस्ट्री के माध्यम से पाषाण काल से लेकर आधुनिक
काल तक जब तक हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वज आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम उसे जान नहीं सकते हैं। इसीलिए आज इतिहास में प्री हिस्ट्री का भी उतना ही महत्व है जितना हिस्ट्री का महत्व है। ये अलग बात है कि हिस्ट्री में लिखित और जो अभी वर्तमान में पूरा लेख हैं, जो आज अवशेष हैं आर्कियोलॉजिकल, उसके द्वारा हम जानते हैं। लेकिन पाषाण काल के बारे में विशेष हम कोई खास चीज़ नहीं जान पाते। कारण है कि पाषाण काल के समय में हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका महत्व ऐसा नहीं है कि कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने, मानव पहले जंगलों में रहते थे और प्रकृति के साथ उनका हर दिन संघर्ष करना पड़ता था अपने लिए। तो प्रकृति के साथ संघर्ष करके उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, अनुभव लिया है। आग की खोज हमने नहीं की, आग की खोज हमारे पूर्वजों ने की है। पहिए आज आधुनिक काल में जो भी गाड़ियां चल रही है वह पहिए के माध्यम से चल रही है, लेकिन पहिए का सबसे पहला आविष्कार हमारे पूर्वज यानी पाषाण काल के ही हमारे आदि मानवों ने की थी। तो आदि मानवों का जो आविष्कार है वह अद्वितीय है। आज हमें उन्हें भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये हो गई सर हिस्ट्री की बात। इसके आगे सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर जियोग्राफी क्या है? और मतलब इसको ऐसे समझे कि हम लोगों को मैप्स याद करवाए जाते थे। मुझे याद है कि ये ऐसे रिवर गंगा है, यमुना है, यहाँ पे आपको शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको जैसे अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, या फिर इस जगह पे कोयला मिलता है। मुझे याद है कि एक चार्ट पे हम लोग जो हमारा मैप आता था उस पे हम लोग अंकित करते थे उस चीज़ को। सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब क्यों ये ज़रूरी है जानना, और क्या क्या ज़रूरी है जानना ज्योग्राफी में अगर समझें तो? एक सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी, भूगोल को जो पढ़ाया जाता है, जी। एक्चुअल में आज मानव आज यहाँ तक जो विकास किया है वह प्रकृति द्वारा दी गई संसाधनों के कारण। जी। तो प्रकृति में संसाधन क्या है? जो प्रकृति में उपलब्ध सभी चीज़ें जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसमें जो जो भी चीज़ें हम उसे उपयोगी बना लेते हैं, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति में तो जीवित चीज़ें भी हैं, प्लांट हैं, जीव जंतु हैं, और पर्वत है, पठार हैं, नदियां हैं। ऐसा नहीं है कि सबका अपना महत्व है। आज जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वह नदी के किनारे हुई। आज बड़े बड़े डैम बने हैं वह नदियों पर ही बनाए गए हैं और उन्हीं से बिजली प्राप्त किया जाता है। आज जो जितने प्रकार की वस्तुएं हम देख रहे हैं वह सब खनिजों से प्राप्त जितने भी धातु हैं, अधातु हैं, उनका हमने उपयोग करके आज मानव के लिए अनेकों चीज़ हमने बनाए हैं। तो प्रकृति में कहाँ क्या चीज़ छिपा है, इन नदियों का क्या महत्व है, इन पर्वतों का क्या महत्व है। तो जब तक हम भूगोल के माध्यम से हम बच्चों को अपने देश के बारे में, अन्य महादेशों के बारे में, दूसरे देशों के बारे में हम उन्हें पढ़ाते हैं। भूगोल में नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, घाटियों के बारे में, मैदानों के बारे में, कोई भी देश का कोई भी स्थल, वहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं और उनका कैसे उपयोग करके वहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, वह भूगोल के ही माध्यम से हम जान सकते हैं। इसीलिए भूगोल आवश्यक है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी हाँ। सर अगला सवाल मेरे पास है कि जैसे ज्योग्राफी में आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? और जैसे कि अगर समझा जाए, जैसे मान लीजिए 6 to 8, 6 to 10 के ही बच्चों को ले लें, तो बेसिक एक सिलेबस अगर हम समझना चाहें कि 6 to 10 का क्या सिलेबस है, क्या कुछ पढ़ा देते हैं हम लोग ज्योग्राफी के नाम हम पर? देखिए बच्चों को प्राइमरी 6 तक जी। हम बच्चों को अपने देश के बारे में तो पहले बतलाते हैं, जी। और अपने देश को कितने भागों में बांटा गया है। जी। हमारे देश में पर्वत भी है, पठार भी है, नदियां भी हैं, मैदान भी है, मरुस्थल भी है। जी। तो पहले हम अपने देश में, जैसे हमारा जो शरीर है इसमें अलग अलग अंग है, तो उसी तरह हम अपने देश के रिलीफ के बारे में, जो हमारे देश के अंदर अलग अलग भूमि के स्वरूप के रूप में उपलब्ध हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में महान हिमालय है, इनकी 3 श्रेणियां हैं।
उसके बाद भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत का दक्षिण को जो स्वरूप है उसे हम पेनिसुला के नाम से जानते हैं, और ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। तो बच्चे कहीं भी रहें, लेकिन अपने देश के स्वरूप को पहले जानना जरूरी है कि हमारे देश के उत्तर में क्या है, हमारे देश के दक्षिण में क्या है, हमारे देश के पूर्व में क्या है, तो कहाँ पठारियाँ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कौन सा जो है भाग ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सा भाग कम उपजाऊ है। तो इन सब की जब तक जानकारी हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक वो अपने देश को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। भूगोल के माध्यम से हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से अपने देशों के बारे में, साथ ही साथ कितने महादेश हैं, कितने महासागर हैं, उनके बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं, मैप के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से। और जो मौसम का बदलाव होता है वह भी भूगोल के ही अध्ययन में अंतर्गत आता है। बार बार ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके पीछे कौन सा फैक्टर है, वह भूगोल में ही पढ़ाया जाता है। क्लाइमेट में ज़्यादातर हम हवा का दबाव, वर्षा, ये और तापमान के बारे में जानकारी दी जाती है। तो वर्षा क्यों होती है, वर्षा के पीछे कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा जिम्मेवार हैं, उनके बारे में बताया जाता है। वेदर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन सब की जानकारी हम बच्चे को देते हैं। इसलिए कि ताकि बच्चे को समझ में आ सके कि जनवरी का महीना इतना ठंडा क्यों होता है, जून के महीने में, जुलाई के महीने में बारिश क्यों होती है, हर साल बारिश क्यों होती है, तो मौसम में बदलाव क्यों होता है, ये सब की जानकारी भूगोल के माध्यम से ही दिया जाता है। हमारे देश में, हमारे राज्य में कौन कौन से संसाधन हैं, उस संसाधन का विकास करके हम कैसे अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, यह भी हम भूगोल के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारे भूगोल के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे राज्य का, हमारे देश का कौन सा भाग उपजाऊ है, कौन से किस भाग में कौन सा संसाधन ज़्यादा है, उसका कैसे हम उपयोग करना है, यह भूगोल के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। सर, भूगोल के माध्यम से ये जो जानकारियाँ हमें मिलती है, पहले हम अपने राज्य की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार को अगर बच्चों को समझाना हो तो पटना को अगर हम केंद्र मान करके चलते हैं, तो अगर भूगोल हम समझ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम पटना की बात करते हैं, तो पटना और बिहार से रिलेटेड क्या क्या जानकारियाँ हम लोग के पास हैं जो हम रख सकते हैं, अपने दर्शकों को भी बता सकते हैं, अगर पटना को केंद्र माना जाए कि हम लोग यहाँ से बात करना चालू करते हैं, और क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, हमें क्या बिहार में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से खनिज वगैरह मिलते हैं, या फिर कहाँ हमारे पास पहाड़ियाँ भी, हमारे पास भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, राजगीर वगैरह में कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं सर, कुछ please बिहार बताएं। का इतिहास वर्षों पुराना है। जी पहले यह मगध के रूप में, अंग देश के रूप में जाना जाता जी था, जी और ब्रिटिश के समय यह बंगाल का एक पार्ट हुआ करता था। जी लेकिन बाद में 1912 में जी बिहार बंगाल से अलग हुआ और इस एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार में हर चीज़ की उपलब्धता है, बिहार की भूमि उर्वरा है, बिहार में नदियों का जाल है, बिहार के हर क्षेत्र में नदियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि बिहार की कुछ नदियां जो हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ से हमारे जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी काफ़ी क्षति होती है। तो नदियाँ वरदान भी हैं और अभिशाप भी है। लेकिन अगर हमारे सरकार अगर इन नदियों को, बाढ़ आने के कारणों को जान करके उनका उपाय करे और इनका सदुपयोग करे, तो हम समझ सकते हैं कि बिहार में जो जल की जो कमी हो रही है उसकी कमी कभी ना हो। हर गांव को जो है सिंचाई की व्यवस्था मिल सकती है। और यही कारण है कि भारत में और बिहार में ही सबसे पहले अंग्रेज़ों ने सोन नदी से नहर निकाली थी, क्योंकि एक समय पूरे भारत में अकाल पड़ा था। तो सबसे पहले नहर जो है, नहर बनाने का कार्यक्रम हमारे बिहार के सोन नदी के द्वारा ही प्रारंभ किया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सतलुज पर डैम बनाया था। तो आज हमारे देश में, आज हमारे बिहार राज्य में जो पंजाब की भूमि उपजाऊ है, बिहार की भूमि भी उपजाऊ है। केवल हमारे लोग जो हैं वह ये सोचते हैं कि बिहार में हम तरक्की नहीं कर सकते। बिहार में अगर जितना वह मेहनत पंजाब में जाके करते हैं
उतना ही वो अपने राज्य में अपने खेतों में मेहनत करे तो हो सकता है कि हम पंजाब और हरियाणा से भी आगे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, केवल उसे उपयोग कैसे करेंगे ये जानने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि नीति और प्लान ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक हमारे देश के हमारे राज्य के मुखिया जब तक ये नहीं समझेंगे कि जहाँ जो संसाधन है उसका कैसे सदुपयोग करें, तब तक उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे सिविक्स के बारे में सर। हाँ बोलिए। सर सिविक्स क्या है और सर बच्चों में पॉलिटिक्स पढ़ाना ज़रूरी है क्या? ये बहुत पहले से ही उनका ये नहीं होता है कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स देखेंगे कि भाई क्या कैसे पॉलिटिक्स सर अच्छी राजनीति चीज़ है या बुरी चीज़ है, पहले ये क्लियर करें आप। राजनीति न अच्छी है न बुरी है, सर लेकिन राजनीति दो शब्द से बनी है, राज और नीति। जी तो राजनीति का मतलब वह नीति जो राज्य के लिए हो, राज्य के जनताओं के लिए हो, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। तो पॉलिटिक्स शब्द जो है सबसे पहले इसका उपयोग ग्रीक में हुआ था। पॉलिस सबसे पॉलिटिक्स बना है जी और ये नागरिक से इसका संबंध है। पॉलिस का अर्थ नागरिक भी होता है। तो पॉलिटिक्स में हम जो शासन करने की जो भी विधाएं हैं, यानी जो भी प्रकार हैं, उन सब को हम नागरिक में, सामाजिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में लाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में नागरिक का और सरकार का एक अटूट संबंध है। भारत में, पूरे दुनिया में पहले राजतंत्र था, आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ होता है प्रजा की सरकार। सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। प्रजातंत्र वह सरकार है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम तो द पीपल। राजनीति में हम जनता की बात करते हैं, हम सरकार की बात करते हैं, और प्रजातंत्र में तो हर नागरिक को राजनीति क्या है जाननी ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मतदान से सरकार का निर्माण होता है। अगर हमारे देश की प्रजा अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि हमारी देश की जो सरकार अच्छी होगी? नहीं। हमें पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से कहें या हम अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक कैसे बनाना है, ये हम केवल पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ही बना सकते हैं। जब तक हमारे देश के नागरिक पढ़े लिखे नहीं होंगे, राजनीति का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझेंगे, जब तक जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक इस दुनिया के अंदर हमारे देश की बात नहीं है। ये बात सभी के लिए ये लागू होती है कि राजनीति का मतलब ही होता है हम अपने प्रजा की भलाई के लिए नीति बनाएं, हम अपने देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा दे सकते हैं वैसी नीति बनाया जाए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि केवल सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना राजनीति नहीं कहलाता। सत्ता का कैसे जनता के लिए सदुपयोग कर सके, जनता के लिए कैसे नीतियां बना सके। राजनीति में अधिकारों का भी वर्णन होता है, कर्तव्यों का भी वर्णन होता है। तो अधिकार और कर्तव्य जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम राजनीति को क्या समझ सकते हैं। आज सबसे दुख की बात यही है कि लोग राजनीति एक साधारण जनता भी जानती है और एक जो हमारे देश के नेता हैं या विश्व के नेता हैं वह भी राजनीति जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या हो गई कि आज अशोक की तरह, राम की तरह कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जब तक हमें राम राज की तरह नीति नहीं होगी, अशोक की तरह नीति नहीं होगी, तब तक हम राजनीति तो करेंगे लेकिन अपने देश की जनता को सुखी नहीं बना सकते। इसीलिए राजनीति में जनता का भी सबसे बड़ा रोल है। जनता को भी अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए, संविधान का भान होना चाहिए, कानून का सम्मान करने का भान होना चाहिए, उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हर लोगों को उत्तरदायित्व, अधिकार जब तक वह नहीं समझेंगे तब तक हम समझते हैं कि राजनीति समझना और करना ये बड़ी मुश्किल बात है।
अगर वह राजनीति अगर वह कहते हैं करते हैं और जब तक कर्तव्य को नहीं समझते, अपने अधिकारों को नहीं समझते, तब तक तो राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है। सर इसके बाद मेरा सवाल है कि जनता के क्या अधिकार हैं और हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है? संविधान देश को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है, जो हमारे देश के जो आदर्श हैं, जो हमारे देश के सिद्धांत हैं, उन सब को लिखित रूप में जो हमने एक डॉक्यूमेंट, एक पुस्तक के रूप में लिखा है, वही हमारा संविधान है। देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अंग्रेज़ों ने अपने नीतियों के अनुसार देश को चलाया और हम सब जानते हैं कि आज देश की क्या हालत हो चुकी है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे नेता, हमारे देश के सभी जनताओं ने ये सोच रखा था कि हम एक आदर्श देश हम बनाना चाहते हैं और प्रजातंत्र लाना चाहते हैं। तो प्रजातंत्र में संविधान का बहुत बड़ा महत्व है। प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो वह सरकार कैसे काम करेगी, क्योंकि जनता के बीच से ही जनता अपने मत के द्वारा वह सरकार बनाती है। तो कोई व्यक्ति जो पहले से कुछ भी नहीं जानता हो तो वह कैसे सरकार चला पाएगा। तो उसके लिए संविधान बनाया गया। संविधान में सारे नियम कानून का वर्णन है। हर जो भी अधिकारी हैं उनका क्या अधिकार है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है, उनका क्या कर्तव्य है, सब का वर्णन होता है। और उसी के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के चाहे वह जिलाधिकारी हो, सब संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ हम केवल उन्हीं को संविधान नहीं जानना चाहिए, संविधान देश के हर नागरिक को जानना चाहिए कि संविधान क्या है, संविधान में कौन कौन से अधिकार है। संविधान में 6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। शायद मैं समझता हूँ कि हमारे देश के सभी जनता को इन मूलभूत अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी हो, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो। जब तक हम सभी नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में, मूलभूत अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में अगर नहीं जानकारी अगर हम दिला पाते हैं, तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि इस देश में सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, कानूनों का सम्मान करेंगे। इसलिए संविधान जानना एक विद्यार्थी के रूप में और एक सामान्य जन के रूप में सभी को जरूरी है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही देश को चलाया जाता है और संविधान के माध्यम से ही उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। तो संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। सर ये 6 जो मौलिक अधिकार जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या हम लोग विशेष रूप से उनकी चर्चा कर सकते हैं? ये कौन से 6 ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को दिए गए हैं, जिनकी चर्चा अभी आपने की थोड़ी देर पहले? देखिए, हमारे देश में भीमराव अंबेडकर ने लिखित संविधान है, उन्हीं के द्वारा ड्राफ्टिंग किया गया था। देश में उस समय असमानता थी, लोग दबे कुचले के साथ सम्मान नहीं देते थे। तो भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखना शुरू किया तो अपने देश की जनता को देखते हुए उनके कल्याण के लिए उन्होंने 6 प्रकार के संविधान में अधिकार दिए, जिसे हम लोग मूलभूत अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सबसे पहला अधिकार था राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। हालांकि राइट टू इक्वलिटी में भारत के नागरिकों को राजनीतिक समानता तो दी गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक समानता ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार भरसक प्रयत्न करती है कि हर को सामाजिक समानता मिले, आर्थिक समानता मिले। और इसी कारण से हर सरकार, चाहे देश का कोई भी सरकार रही हो, अपने देश के नागरिक के लिए अधिक से अधिक पब्लिक फैसिलिटी और समय समय पर बहुत सी योजनाएं बनाकर हमारे देश की जनता को उन्होंने दिया है, ताकि अपने देश की हर जनता, चाहे वह पिछड़ी जनता हो,
चाहे वह दलित हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से बढ़ सके, देश के उन्नति में उनका सहयोग मिल सके। इसलिए हमारी सरकार जो है इन्हीं 6 मूलभूत अधिकारों को देखते हुए वह समय समय पर अपनी नीतियां बनाती है, ताकि देश, हमारा देश जो है ये किसानों का देश है। यहाँ पर शुरू से ही यह भारत को कहा जाता है कि ये एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकतर लोग एक किसान हैं, किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि भारत में मूलभूत अधिकार तो दिया ही गया है, साथ साथ मूलभूत अधिकार के साथ साथ और भी अन्य बहुत सी अधिकारें दी गई हैं। सबसे पहला तो राइट टू वोट। आज भारत के सभी वरिष्ठ नागरिक को राइट टू वोट दिया गया है। मूलभूत अधिकार में राइट टू इक्वलिटी है। आज हम देखते हैं कि आज एक ही टेबल पर सभी जाति के लोग बैठकर खाना खाते हैं, ट्रेन में एक साथ जाते हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता। तो मैं तो कह सकता हूँ कि राइट टू इक्वलिटी के द्वारा जो इतनी बड़ी बात हो गई कि पहले जहाँ लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, दबाते थे, लेकिन आज सब लोग एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं और सब समान समझते हैं। तो ये राइट टू इक्वलिटी का ही प्रभाव है कि आज देश के कहीं किसी कोने पर असमानता इस मामले में तो मैं नहीं देखता हूँ। सभी लोग समान रूप से, हर को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हर को यात्रा में कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं है। रह गई आर्थिक असमानता, तो राइट टू इक्वलिटी में यह संभव नहीं है कि सभी को हम बराबर कर सके। जो जैसा मेहनत करेगा, जो जैसा करेगा वैसा उसे प्राप्त होगा। अब आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ भी एक बात है, हमारी सरकार, हमारा संविधान सभी को राइट टू फ्रीडम में जो दिया है, कहीं भी देश के कोई भी नागरिक एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वह अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसी राइट का दुरुपयोग भी किया जाता है। राइट टू एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को गाली दें, और राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि जो मेरी इच्छा हो मैं करूं, ऐसा नहीं है। हमें कानून के दायरे में रहकर हमें सब कुछ कर सकते हैं जिसका हम संविधान हमें अधिकार देता है, हमें उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देता। लेकिन आजकल हम मैं देख रहा हूँ क्या कि जो नेतागण हैं वह भी इसका दुरुपयोग करते हैं। वे एक्सप्रेशन का जो है सही से उपयोग नहीं करते। किसी को नीचा दिखाना, किसी को गलत बात बोलना, ये सही नहीं है। राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो गलत हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं, जहाँ अत्याचार हो रहा है उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का मतलब नहीं है कि हम इस तरह से हम अपने भाषाओं और असंसदीय भाषा या ऐसे भाषा का प्रयोग करें जो सुनने में भी मुझे अच्छा नहीं लगे और दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसका दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, ये हमारे देश की विशेषता है। देश जब आज़ाद नहीं था पहले भी हमारे देश में सभी लोग रहते थे, और आज तो ये कानून ही बना दिया गया, कोई किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ा क्वालिटी है कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को, पंथ को स्वतंत्रता पूर्वक मानते हैं और उत्साहपूर्वक अपना अपना धर्म का निर्वाह करते हैं। तो यह इसी के कारण यहाँ संभव हो सका। जबकि किसी दूसरे देशों में देखता हूँ तो वहाँ हमारे देश जैसा कोई भी माहौल नहीं है। तो ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे संविधान की विशेषता है। अब आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर, एजुकेशनल राइट। आज हमारे देश में हर लोग, हमारे देश को कहा जाता है डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अर्थात हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, संस्कृति अलग है, भाषाएं अलग है, पोशाक अलग है, भोजन अलग है, फिर भी हम सब भारतीय हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो आज
हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं और हर वर्ग के लोग आज हमारे देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी और कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। तो इसी अधिकार के तहत ये ऐसा संभव हो पाया। और लास्ट में है राइट टू रिमेडी। तो रिमेडी क्यों दिया गया? एक और अधिकार है, वह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज पहले अंग्रेजों के समय में और बहुत पहले कमज़ोरों का शोषण किया जाता था। देश की आज़ादी के बाद भी शोषण होता था। तो हमारे देश की सरकार ने यह सोचा कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी दिया जाए। इस अधिकार के तहत हम 14 साल के बच्चों से काम नहीं ले सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा अधिकार है। ये अधिकार देकर हम कमज़ोरों को, दलितों को, बच्चों को हम उसे सुरक्षित बनाने में आज बहुत हद तक हम सफल हुए हैं। और अगर कोई हमारे अधिकार को छीनता है तो उसके लिए भी हमारा संविधान गारंटी देता है कि हम उसकी रक्षा करेंगे। वह राइट टू रिमेडीज। रिमेडीज का अर्थात ये अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के इन फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों को वायोलेट करता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम इसी अधिकार के तहत हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और ये सरकार की ड्यूटी होगी, ये न्यायालय की ड्यूटी होगी कि वह हमें जो भी हमारे साथ हमारे अधिकार को छीनता है उससे हमें हमारी रक्षा करे। तो ये मूलभूत अधिकार सभी को मिला हुआ है, इसलिए मिला है कि सभी का सर्वांगीण विकास हो सके। ये कह सकते हैं कि इसके बिना कोई भी मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता है और ये अति अनिवार्य है, जो हमारे ही देश के लोगों को ये दिया गया है। सर अगला प्रश्न है मेरा कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है? सरकार कहने का अर्थ ये है कि जब कोई राज्य होता है जी। तो राज्य में भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता आती है और एक सरकार की भी बात की जाती है, गवर्नमेंट की बात की जाती है। तो गवर्नमेंट, सरकार कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोगों का समूह या कुछ एजेंसियां, कुछ ऑर्गेन जो देश को चलाते हैं, देश के लिए नीतियां बनाते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे ही हम सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों में समन्वय करके देश के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, नीतियों को उसका पालन कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इन नीतियों को, इन अधिकारों का अवहेलना करता है तो जुडिशरी के माध्यम से उसे जो भी कमियां हैं या जो व्यक्ति अगर कानून को तोड़ता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान है। तो सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सरकार एक सिस्टम है, एक तंत्र है। अगला सवाल है सर मेरा, हमारे यहाँ प्रजातंत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और या फिर क्या कुछ चुनौतियां हैं जो आपको दिखती हैं? हमारे देश में पहली बात तो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है जी। तो उसमें स्वतंत्रता के बाद बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। पहली कि हम प्रजातंत्र तो लाए, लेकिन प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र की कैसे रक्षा की जाए, ये सबसे बड़ी बात है। बिना शिक्षा के प्रजातंत्र को अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता है। हमारे देश में प्रजातंत्र की अनेक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार, करप्शन। दूसरी चुनौती है गरीबी। तीसरी चुनौती है वह है अशिक्षा। तो जब तक किसी भी देश में प्रजातंत्र हो
देश की जनता अगर गरीब हो तो उनके वोटों को खरीदा जा सकता है, और अगर देश के अंदर जनता पढ़ी लिखी नहीं हो तो प्रजातंत्र के महत्व को नहीं समझ सकती है, एक अच्छी सरकार बना नहीं सकती है। तो प्रजातंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है कि देश की जनता नागरिक पढ़े लिखे हों। दूसरी चीज़ है, प्रजातंत्र के लिए एक स्वतंत्र मीडिया का होना भी ज़रूरी है। अगर स्वतंत्र मीडिया भी हो, अगर वह जनता की आवाज़ सरकार तक न पहुंचाए तो प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। यानी प्रजातंत्र में जो मीडिया है, जो माध्यम है, वह भी स्वतंत्र हो और जनता की आवाज़ सही तरीके से सरकार के समक्ष रखे, और सरकार के जो कार्य हैं उनका भी, जो भी कार्य हैं उनकी भी जानकारी जनता तक पहुंचाए, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है। तो प्रजातंत्र की एक चुनौती नहीं है, प्रजातंत्र की अनेकों चुनौतियां हैं। ये अलग बात है कि हर देश में प्रजातंत्र के अनेक रूप हैं, कहीं संसदीय प्रणाली है, कहीं राष्ट्रपति प्रणाली है, लेकिन हमारे देश में तो संसदीय प्रणाली है। संसद के माध्यम से ही जो है यहाँ हमारे देश में शासन किया जाता है। यहाँ हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हालांकि इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं वह प्रजातंत्र को अच्छी तरह समझे, अपने कर्तव्य को समझे और जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी सरकार देने की कोशिश करें। ठीक है सर। सर आपने बोला कि हम उस पर बात नहीं करेंगे, सही बात है, विवाद में नहीं पड़ना है और बच्चों को ज्ञान भी देना है, अपना काम भी करते रहना है। बजट पेश होता है, ये बजट आम व्यक्तियों के लिए तो बस इतना सा समझ में आता है कि हाँ जी चीनी इतने रुपए महंगी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने महंगे हो गए। सर ये क्या है बजट? इसको अगर बच्चों को समझाना हो या फिर मुझे समझाना हो, कैसे समझेंगे इस बजट को, क्या है ये? बजट एक्चुअल में आय व्यय का ब्यौरा है। जी। कोई भी सरकार अपने देश में कार्य को क्रियान्वयन करना चाहती है, अपनी नीतियों को लागू करना चाहती हैं, तो उनके लिए आय का संसाधन होना जरूरी है, और उनके देश में कितना आय है और जो नीतियां वह बनाई है उनको क्रियान्वित करना है तो उसमें कितने खर्च होंगे, तो उनका अनुमान लगाना भी जरूरी है। तो बजट में कोई भी सरकार अपने समग्र जो आय है और जो वह एक साल के अंदर जो खर्च करना चाहती है, उन दोनों के समन्वित रूप को हम बजट कह सकते हैं। आय व्यय के ब्यौरा को हम बजट कह सकते हैं, और इसी के माध्यम से इसका प्रभाव हमारे देश की जनता पर भी पड़ता है, हमारे देश के उद्योगपतियों पर भी पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव मार्केट पर पड़ता है। अगर हमारे देश की सरकार एक संतुलित बजट लाती है तो इसमें सबको संतुष्ट हो, सबको खुशी होती है कि चलिए सरकार हमारे लिए ये की। तो बजट से एक उद्योगपति को भी अपेक्षा होती है, बजट से आम जनता की भी उपेक्षा होती है, बजट से जो सरकार के अंतर्गत जो कर्मी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो सर्विसमैन हैं, उन्हें भी बजट की बहुत ही उनको भी उत्सुकता होती है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो बजट ये एक ऐसा विषय वस्तु है कि सरकार बनाते समय सबका ध्यान रखना वह चाहती है, और अच्छी बजट तभी मैं मानता हूँ कि जब कोई भी सरकार अगर संतुलित बजट देती है तो सभी लोग, देश की चाहे कोई भी वर्ग के लोग हैं, कहने का अर्थात ये है कि हमारे देश में उद्योगपति हैं, हमारे देश में मजदूर हैं, हमारे देश में किसान हैं, हमारे देश में मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे देश में गरीब लोग हैं, तो सबको बजट से आशाएं होती है। अगर एक अच्छी सरकार होगी तो बजट ऐसा पेश करेगी कि सबके आशाओं के अनुरूप वह बजट होगा। लेकिन अगर बजट सही नहीं अगर हो तो
इससे कुछ लोगों को तो लाभ ज़्यादा मिलता है, वह खुशी मनाते हैं, और कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। हालांकि दुखी होने और खुशी होने की कोई बात नहीं है। सरकार जो बजट बनाती है वो तो देश के लिए बनाती है, इसमें किसी को खुशी होने की, किसी को दुख होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का उद्देश्य होता है देश का विकास करना, और देश के विकास के लिए वह नीतियाँ बनाती है, उसी नीतियों के अनुसार वह आय व्यय का ब्यौरा पेश करती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई बजट ना अच्छा होता है ना खराब होता है। सर एकदम पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप। खैर, आप समाज विज्ञान के शिक्षक भी हैं तो बनता भी है आपका। खैर सर, बात करते हैं भारत की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो ये आज़ादी के बाद जो 75 साल का जो समय गुजरा है वह विकास के रास्ते में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत को विकासशील देश कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। मतलब है कि भारत संसाधनों में तो अमीर है, रिच है, लेकिन अगर आय के मामले में देखा जाए तो अमेरिका के अनुसार, फ्रांस के अनुसार, इंग्लैंड के अनुसार वह आय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वह पीछे है। लेकिन संसाधनों में हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी देश से पीछे हैं। लेकिन भारत की गरीबी के एक कारण नहीं है, भारत की गरीबी के अनेकों कारण है, राजनीति कारण है, इसके पीछे बहुत सा कारण है। भारत में आज़ादी के बाद जो कुछ हमें मिला तो वह अंग्रेज यहाँ से छोड़कर 47 में गए थे। यहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कृषि के हालात ठीक नहीं थे, प्राइमरी सेक्टर ठीक नहीं था, सेकेंडरी सेक्टर ठीक नहीं था, टर्सरी सेक्टर भी ठीक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भारत के आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई, और जैसे जैसे समय बीता नई नई सरकार आई, नई नई पॉलिसियाँ बनाई गई। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत का आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और हम विश्व में नंबर 1 टर्सरी सेक्टर में है। रही बात सेकेंडरी सेक्टर में, तो हमारे देश में नित्य नए नए कार्य हो रहे हैं, विदेशों की पूंजियां आज हमारे देश में लगाई जा रही हैं, नए नए उद्योग खोले जा रहे हैं। तो निश्चित हम आशा रखते हैं कि भारत में आने वाले समय में हम भी चाइना, अमेरिका, विकसित देशों के साथ खड़ा हो सकते हैं। रही बात एक और कि आज किसानों की भी दशा कोई खराब नहीं है। आज वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, सिंचाई की जो पहले समस्या थी वह आज नहीं है। हाँ, इसमें एक बड़ी बात ये हो रही है कि आज अधिक कमाने के लालच में आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। आज हमें पुनः इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपने संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना करें। आज कृषि क्षेत्र में पंजाब में क्या हो रहा है, आज वहाँ भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया है। आज वहाँ की मिट्टी जो कभी उर्वरा थी वह आज बंजर हो चुकी है, अधिक से अधिक वहाँ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे देश की नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। आज दिल्ली में लोग कहते हैं कि जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, वायु दूषित है, वह पंजाब के पराली जलाने के कारण होता है। तो इस समस्या का निदान क्या संभव नहीं है? अगर पंजाब के किसान वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर सकते हैं तो क्या पराली की जो समस्या की मुक्ति वह वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो सकता है? तो इसके लिए सरकार को भी सोचना होगा और हमारे किसान को भी सोचना होगा। तो गरीबी मिटाने के लिए हमें तीनों सेक्टर पर विशेष ध्यान देना होगा। प्राइमरी पर भी विशेष ध्यान देना होगा, सेकेंडरी पर भी विशेष ध्यान देना होगा, और टर्सरी पर भी विशेष ध्यान देना होगा। टर्सरी में तो हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज भारत में
जिस तरह अमेरिका में, चाइना में, जापान में उद्योग धंधे हैं, उस तरह हमारे देश में नहीं है। जबकि हम संसाधन में कमी नहीं है, तो संसाधनों का सही उपयोग करना जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हम संसाधनों को डेवलप नहीं करेंगे और उसके द्वारा हम उद्योग धंधे को नहीं बढ़ाएंगे तब। और दूसरी चीज़, हर नवयुवक को स्वावलंबी बनना होगा। उन्हें अपना ये विचार छोड़ना होगा कि सब कुछ हमें नौकरी पाकर ही कर सकते हैं। नहीं, हमारे देश में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज एक किसान का बेटा सिपाही बनना चाहता है, वह बैंक में काम करना चाहता है, लेकिन वह वैज्ञानिक ढंग से कृषि में ही रहकर वह क्या देश की सेवा नहीं कर सकता है, अपना विकास नहीं कर सकता है। कृषि में जो भी उत्पादन हो रहा है, हम उसमें भी उससे भी ऊंचा हम बना सकते हैं, उससे भी और ज़्यादा हम कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने ज़मीन पर अपना विश्वास, अपने श्रम पर विश्वास, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना होगा। और हमें एक जो मानसिकता है नौकरी करने का, ये मानसिकता छोड़नी होगी, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं रहकर हम अपने रोजी रोजगार को डेवलप कर सकते हैं। और स्टार्टअप जो आज सरकार चला रही है, किस लिए चला रही है? आज स्टार्टअप का महत्व इसलिए है कि आज हमारे देश में करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, लेकिन केवल वो नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। नौकरी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से, आप अपने पुरुषार्थ से कोई भी काम कर सकते हैं, और उसे जब करेंगे तल्लीनता से, तो निश्चित है कि आपके बिजनेस में, आपके कार्य में आपका विकास होगा और इतना मिलेगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे और देश की गरीबी मिट जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में।